टीसीपी आईपी हम कर रहे थे। टीसीपी आईपी में जो फर्स्ट लेयर है फिजिकल और डेटा लिंक, उसके कॉम्बिनेशन में जो प्रोटोकॉल्स हैं उस प्रोटोकॉल्स में हमने फर्स्ट प्रोटोकॉल पढ़ा ईथरनेट, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से वायरलेस लैन में हम प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो स्पेशल है वो मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर है एटीएम। ठीक है, जैसे वहां ईथरनेट पढ़ा था ना, यहां पर जो स्पेशल है वो है ईथरनेट, ओ सॉरी एटीएम। ये एटीएम वो वाला नहीं है जिससे नोट निकलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। क्या है? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे IEEE का 802.1। ठीक है, 802.1। एक और चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि IEEE ने क्या किया कि जो डेटा लिंक लेयर है उसके दो लेयर्स बना दिए, एक LLC और दूसरी मैक। LLC की फुल फॉर्म लॉजिकल लिंक कंट्रोल मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो बिल्कुल नए आए हैं उनके लिए बता दूं कि जिस तरह से हम लोग वायर्ड मीडियम यूज करते हैं उसी तरह से हम लोग वायरलेस मीडियम भी यूज करते हैं। जिस तरह से हम नोड्स यूज करते हैं वायर्ड मीडियम में कि हमने एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट किया, उसमें हमने एक में केबल लगाई, ट्विस्टेड पेयर केबल लगाई, कोएक्सियल लगाई या फाइबर ऑप्टिक केबल लगाई। वायरलेस नेटवर्क में हम क्या करते हैं कि वही सारी चीज वहां पर भी लोकल एरिया नेटवर्क यूज होता है और वहां पर भी वो डिवाइस काम में आती है जिसका नाम है एनआईसी। बस वो जो एनआईसी होगा वो एनआईसी वायरलेस होगा, जिसको हम वायरलेस अडेप्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो वायरलेस अडेप्टर क्या करता है, वो बेसिकली एक एंटीना है। ठीक है, वो क्या है? वो एक एंटीना है जो एंटीना सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है। समझ रहे बात को? किसी एक डिवाइस ने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया, दूसरी डिवाइस ने उसको रिसीव किया। ठीक है, अगर वो दोनों एक दूसरे की रेंज में हैं तो सिग्नल रिसीव कर लेंगे, अदरवाइज आपका कनेक्शन नहीं होगा। क्लियर सी बात है। हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया है कि जो सिग्नल्स हैं वायरलेस के केस में हमेशा क्या होते हैं? ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब चारों तरफ। ठीक है, कल हमने आपको ट्रांसमिशन रेंजेस भी बताई थी, प्रोपगेशन रेंजेस, जिसको हमने ट्रांसमिशन रेंज, डिटेक्शन रेंज और इंटरफेरेंस रेंज कहा था। बिल्कुल वही सिस्टम है कि जो इस रेंज में आएगा वो सिग्नल रिसीव कर लेगा। आप लोग देखते भी होंगे मोबाइल में इस तरीके के ब्लिंकर्स दिखाता है वो आपको, है ना, मोबाइल में या किसी और डिवाइस में। अगर आप लैपटॉप भी यूज करते हैं तो अगर आप उसका जो वाईफाई जो भी वायरलेस अगर ऑन करते हैं तो उसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ होता है। तो कहने का मतलब क्या कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या हम इसमें काम में लेते हैं, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, वायरलेस लैन।
wireless communication is the one of the wireless communication is one of the fastest growing technologies fastest growing technologies wireless LAN is a utility एट जीरो टू डॉट वन नहीं है 11 है ठीक है वायरलेस LAN is a utility which uses wireless transmission media for connecting the for creating the local area network, not connecting, for creating the local area network. IEEE specifies 802.11 standards 802.11 standards which is also known as wireless Ethernet, which is also known as wireless Ethernet. ईथरनेट के बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ा था कि किस तरह से हमको स्पीड्स मिलती है और किस पर्टिकुलर एल्गोरिथम पर यह काम करता है जिसका नाम है सिस्मा सीडी। यहां पर जो एल्गोरिथम है वो थोड़ी सी चेंज है। इस एल्गोरिथम का नाम अब यहां पर हो गया सिस्मा सीए। क्या हो गया? सिस्मा सीए को बोले तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस collision avoidance. It is based on SISMA CA, carrier sense multiple access collision avoidance. देखो भैया, जिस तरह से प्रॉब्लम होती है किसमें? वायर्ड मीडियम में। कौन सी वाली? चैनल अलोकेशन। ठीक है। वैसे ही वायरलेस के केस में कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसी एक प्रॉब्लम का नाम है नियर एंड फार टर्मिनल। नियर एंड फार टर्मिनल। एक होती है हिडन टर्मिनल। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। वहां पे होती है चैनल अलोकेशन प्रॉब्लम, वहां तो चैनल अलोकेट करने की प्रॉब्लम है। यहां पर और भी कई समस्याएं। क्यों समस्याएं हैं? क्यों समस्याएं? वायरलेस में क्यों समस्याएं हैं? सिंपली, बेशक वायरलेस टेक्नोलॉजी या वायरलेस जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। हम लोग सब वाईफाई बेस्ड हैं ऐसा मान लीजिए, अनेबल्ड हैं सब लोग। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जिस तरह से वहां ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट हुआ था ना,
वैसी प्रॉब्लम यहां पर भी अराइज होती है। कुछ प्रॉब्लम्स के नाम मैं आपको देता हूं, जैसे डिफ्रैक्शन, मल्टीपाथ प्रोपगेशन, जितने नाम लिख रहा हूं सब आएंगे, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। मल्टीपाथ प्रोपगेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स इसमें अराइज होती है। क्यों होती है उसके पीछे रीजन बता देता हूं। हाँ, जो प्रॉब्लम होती है उसके पीछे क्या कारण है वो मैं बता देता हूं। सिंपल सी बात ये है कि ये जो एंटीना लगा हुआ है जो ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, अगर उस सिग्नल के बीच में किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग आ गई तो सिग्नल आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता किसको, जो ऑब्स्टिकल्स है उनको। समझ रहे? सपोज करो सिग्नल किसी ऐसे एज से टकरा गया, तो ये एक पाथ के कई पाथ बना देगा, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपाथ प्रोपगेशन। वहां हो गया, वो सिग्नल रुक गया, किसी से टकरा गया, यहां जाने के बजाय, सीधा जाने के बजाय वापस इधर आ गया, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन। सीधा जाने के बजाय इधर चला गया, रिफ्लेक्शन। दीज आर द प्रॉब्लम्स इन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया और वायरलेस सिग्नल्स। ठीक है? अब ये जो दोनों है ये अलग तरह की कहानी है। जैसे चैनल एलोकेशन में था कि वो कैरियर को सेंस करता है और सेंस करने के बाद में सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। उसी तरह से सपोज करो, मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूं, क्योंकि हम लोग मोबाइल फोन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं और हमारा जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो वायरलेस लैन है उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मोबाइल डिवाइसेस को ही ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, है ना? ये एक मोबाइल फोन है जिसको हम एमएस या मोबाइल स्टेशन के नाम से जानते हैं। कैसे काम करता है, एक जनरल सा टॉपिक है, थोड़ा सा अलग हटके है, मतलब आप ये इसको मत समझना है आपके काम का। कैसे काम करता है? सिंपल सी बात यह है कि आपको अच्छे से पता है कि ये सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स के ऊपर बेस्ड होता है, रेडियो वेव ही ट्रांसमिट होती है, रेडियो वेव को ही ये यूज करता है, रेडियो सिग्नल्स हैं कुल मिला के कहानी है। अब इसका जो सिस्टम है ये सिंबॉलिकली बना रखा है, क्योंकि अब तो खैर आना बंद हो गया, अंदर आ रहे हैं, आते तो हैं। एंटीना होता है, एंटीना नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये जो मोबाइल स्टेशन है ये एक पर्टिकुलर टावर से कनेक्टेड होता है, और ये जो टावर है उस टावर को हम बोलते हैं बेस स्टेशन। बेस स्टेशन, ठीक है, जिसको आप नाम दे रहे मोबाइल टावर। टेक्नोलॉजी टेक्निकली उसका नाम है बेस स्टेशन। ठीक है? कैसे काम करता है वो समझ लीजिए। आप लोग यहाँ पे ये टाइल्स का वो देख रहे हैं, सब फ्रेमिंग का सिस्टम है, यहाँ पर अलग अलग टाइल लगी हुई है, 2-2 फुट की लगी हुई है ना? अब इसमें अगर सपोज करो, मैं केवल यहीं पे आपको समझा देता हूं, बाकी मैं बोर्ड पे बना दूंगा। आप लोगों ने सबने देख रखा होगा कि जितने भी मोबाइल फोन है, या उसको हम एक और नाम देते हैं सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम,
अब ये सेलुलर सिस्टम क्या है वो भी समझ लीजिए। सेलुलर सिस्टम में हमने क्या कर रखा है, जितने भी हमारा जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया को हमने हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड कर रखा है। एग्जैक्टली हेक्सागोनल नहीं है, लेकिन हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड कर रखा है। वो जो हेक्सागोनल सेल्स हैं, वो हेक्सागोनल सेल्स में हर हेक्सागोनल सेल में एक बेस स्टेशन है, ठीक है, हर हेक्सागोनल सेल में है। जितने भी बेस स्टेशंस हैं उन सबका एक और पॉइंट है, या कह लीजिए आप सेंट्रल पॉइंट कह सकते हो, सेंट्रल डिवाइस कह सकते हो, हब कह सकते हो, वो है एमएससी। किसी एक पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर लोकेशन में 10, 12, 15 मोबाइल स्टेशन, सॉरी बेस स्टेशंस का एक एमएससी बना दिया जाता है, ठीक है। अब ये एमएससी क्या समस्या है वो समझ लीजिए। ये है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये क्या है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये डायग्राम में इतना सा एरिया दिख रहा है, ये एरिया लगभग 1 से 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक का एरिया अप्रोक्सीमेटली होता है। 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन यह वेरी कर सकता है। क्यों वेरी कर सकता है? उसके पीछे रीजन है। जितने सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से इसकी साइज रिड्यूस होती जाएगी, या इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। समझ रहे? किसकी? बेस स्टेशन की। इवन कि कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिनमें ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनमें इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं कि उन्होंने जो रोड लाइट है, रोड लाइट पे ही सेक्टर एंटीनाज लगा दिए हैं। समझ रहे बात को? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सेक्टर एंटीनाज लगा दिए, वो सेक्टर एंटीनाज बेस स्टेशन की तरह काम कर रहे हैं। अब ये जो साइज है, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये जो हमने हेक्सागोनल शेप दिया है, वो हेक्सागोनल शेप देने के पीछे जो रीजन है वो है फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज करने के लिए हम लोग हेक्सागोनल शेप देते हैं इसको। एग्जैक्टली हेक्सागोनल नहीं है, क्योंकि कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। जो हमारा डेमोग्राफी वो एग्जैक्टली हेक्सागोन जैसा तो है नहीं, लेकिन हम उसको डिजाइन जब करते हैं तो इस तरीके की हम रखते हैं कि भाई हेक्सागोन हो, जिससे कि मैक्सिमम एरिया को हम कवर कर सकें, ठीक है। मैक्सिमम कवरेज की वजह से ये हेक्सागोनल शेप में होते हैं सेल्स। कई बार पूछा जा सकता है कि मोबाइल सेलुलर सिस्टम में हेक्सागोनल सेल्स ही क्यों होती हैं, ठीक है। अगर टेक्निकल टर्म आए तो फ्रीक्वेंसी यूज है इसको सबसे बेस्ट एग्जांपल, और अगर टेक्निकल टर्म नहीं आए तो सिंपल सी बात है, फॉर मैक्सिमम कवरेज एरिया वी डिजाइन हेक्सागोनल सेल्स। फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, क्या होता है बेसिकली। यहां पर आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं, जो भी मोबाइल डिवाइसेस हैं जो इस नेटवर्क को एक्सेस करना चाहती हैं, वो फर्स्ट टाइम जैसे ही ऑन होगी, फर्स्ट टाइम जैसे ही ऑन होगी तो ऑन होते ही उसके जो सिग्नल्स हैं उस बेस स्टेशन से कनेक्ट होंगे। वो सर्च करता है किसको? नेटवर्क को। अब वो नेटवर्क को सर्च किसके बिहाफ पे करता है? जिस सर्विस प्रोवाइडर का आपने कनेक्शन ले रखा है उसके बेसिस पे करता है। समझ रहे? जो नियरेस्ट बेस स्टेशन है उसको सर्च करता है। नियरेस्ट बेस स्टेशन को सर्च करने के बाद
वो एक काम करता है कि इस बेस स्टेशन का जो डेटाबेस है, 3 तरीके के डेटाबेस इसके अंदर होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। पूरे मोबाइल सिस्टम में 3 क्या ज्यादा ही होते हैं, 5 होते हैं लगभग। HLR, VLR, EIR, ठीक है, ये 3 तो होते ही होते हैं। अब तीनों की अगर फुल फॉर्म समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। ये है होम लोकेशन रजिस्टर, ठीक है। ये है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। अब ये क्या है बताओ? नहीं, चलो मैं बताता हूं। इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है। हम लोग केवल मोबाइल नंबर से एक दूसरे को पहचानते हैं, मोबाइल नंबर ही है हमारे लिए, है ना। और वो मोबाइल नंबर क्या है बेसिकली? है EIR? नहीं, ये तो डेटाबेस है जिसके अंदर वो एंट्री जा रही है ना, समझना। छोटा सा मोबाइल है, इसके अंदर बहुत सारी कहानी छिपी हुई है। और अपने आप में अभी रिसेंटली, अभी आपने परसों के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक बच्चे ने पबजी खेलते हुए पबजी की उधारी चुकाने के लिए अपने, बहुत दुखद घटना है। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों ने छोटी क्लासेस में एक ऐसे लिखा होगा सब लोगों ने, या किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया होगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। उसी का ये लाइव एग्जाम्पल है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक हमारा स्टूडेंट था, वो इतना गेम खेलता था कंप्यूटर पे कि उसने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया। और थोड़ी सी देर के लिए वो बाहर निकलता था, जब वो एग्जाम देने आया तो वो बिल्कुल वाइट था। वाइट का मतलब उसका कलर उड़ गया, बॉडी का उड़ गया। का मतलब क्योंकि वो धूप में निकलता ही नहीं था, बाहर ही नहीं निकलता था। गोरा नहीं हो गया, उसको एक बीमारी हो गई, स्किन डिजीज हो गई उसको बेसिकली। हाँ, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी हमारी जो स्किन का कलर होता है कौन से, मेलानिन, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। तो मतलब जीके अच्छी है, सॉलिड है, साइंस सबकी बढ़िया है ना। चलिए हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो बायोलॉजी ही तो है सब कुछ, और क्या है? चलिए क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मोबाइल। तो जो मोबाइल है उसके अंदर एक कहानी है। सिम की फुल फॉर्म बता सकते हो? हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। आज आपके लिए करंट का एक और क्वेश्चन है। जैसे मैं पेटीएम लाया था आपके लिए, है ना, पेटीएम लाया था ना। पेटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पेमेंट ट्रांसफर थ्रू मोबाइल, ठीक है। पेटीएम की फुल फॉर्म है ये। हाँ, हाँ, पेमेंट थ्रू मोबाइल, ट्रांसफर नहीं है, देखो करेक्ट कर दिया। तो फिर आज का क्या होगा? दुनिया का पहला एसएमएस कौन सा था? मैरी क्रिसमस, ठीक है। किसने किसको भेजा था और कहां से कहां भेजा था? कंप्यूटर से भेजा था, चार्ल्स डोरसी, ठीक है। आज के दैनिक भास्कर में किसी एक पेज पर है, और उसको बेच रहे हैं कितने करोड़ों रुपए में, उसकी कोई बोली लग रही है ना।
जो फर्स्ट एसएमएस किया गया था मैरी क्रिसमस था, ठीक है, हैं? उसको जो इवेंट है, मतलब सिंपल सी बात है कि जो मैरी क्रिसमस का जो ऑक्शंस होते हैं इन चीजों के भी, ठीक है ना, जो फर्स्ट इवेंट होते हैं तो उसको बेच रहे हैं वो लोग कि वो जो भेजा था। तो ये जो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, ये क्या है बेसिकली, आपके उस सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। अपने आप में आप सबने देखा होगा कि एक चिप होती है बेसिकली, है ना। अब ये जो पार्टीशन ये ऐसे नहीं बना दिए गए हैं, सब में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, समझ रहे, पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा एक और नंबर है IMEI नंबर। क्या है ये? सिम है, डिवाइस की, शाबाश, बहुत अच्छी बात। ये है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। बिल्कुल, ठीक है। आप मोबाइल का IMEI नंबर चेंज थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो जब सबसे पहला काम क्या होता है कि जैसे ही आपने ऑन किया, जैसे सिम इंसर्ट करते ही मोबाइल को ऑन किया तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कहां जाती है? VLR, HLR और EIR। और उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है? दिस वन, ठीक है। ये दोनों इंफॉर्मेशन जाएगी, ये ऑथेंटिकेट होगा कि हाँ ये सही है या नहीं है, वहां से एक्नोलेजमेंट आएगा और आपका सर्विस ऑन हो जाएगी। वो कहते हैं ना मोबाइल स्टोर वाला कि भाई 6 घंटे में चालू हो जाएगा फोन आपका, है ना, 4 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। आप ये नंबर डायल करना, इस तरीके की घटनाएं, तो ये जो है वो सब चीजें इसी के लिए है। अब इसके अलावा होता क्या है वो समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि ये तो फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तब होगा। सपोज करो मिस्टर एक्स एक सेल से बात करते करते इस सेल में घुस गए, एक सेल से चले दूसरे सेल में चले गए, तो क्या यहां पर इनका कनेक्शन कट जाएगा? नहीं कट जाएगा। अब क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन HLR की थी वो HLR की यहीं पर रह जाएगी। अब उनकी जो इंफॉर्मेशन VLR में अपडेट होती रहेगी। HLR और EIR केवल उसी लोकेशन पर रहेंगे जहां का वो कनेक्शन था, समझ रहे। फिर बाकी इंफॉर्मेशन वो कैरी फॉरवर्ड होते 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 आगे तक चलती रहेगी, ठीक है। अब तीसरी जो चीज हमने की थी MSC। MSC क्या करता है? MSC इन सब BSC को, बेस स्टेशन को मैनेज करने का काम करता है। स्विचिंग का, जैसे वहां पर हम लोग हब यूज करते हैं, उसी तरह से उन डिवाइसेस के बीच में स्विचिंग का यूज करता है। उसके ऊपर अगर हम जाएं तो दो इंटरसिटीज के बीच में GMSC यूज किया जाता है, जिसको गेटवे MSC कहते हैं हम लोग। ये मोबाइल फोन का सिस्टम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं वो क्या है। हिडन टर्मिनल, फार टर्मिनल है, ये क्या है उसको भी समझ लेते हैं हाथ की हाथ। ये एक टर्मिनल है A, ये टर्मिनल है B, ये टर्मिनल है C, ठीक है। यहां पे कोई इंटरनल डिवाइस नहीं है, सिंपली बात ये। अगर ये टर्मिनल A इस C को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, C को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? B टर्मिनल मौजूद है।
तो बी टर्मिनल इसके नियर है और सी इसके फार है। तो जो सिग्नल की रेंज है वो सी के लिए थोड़ा सा दूर है। ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है कई बार, क्योंकि सेम टाइम पे हो सकता है बी भी किसी तीसरी पार्टी को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम अराइज होती है। दूसरी होती है हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। हो सकता है सी भी कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहो ए और बी में के अलावा किसी तीसरे को। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है, जिसको हमने नाम दे रखा है सीटीएस, हम यूज करते हैं, क्लियर टू सेंड। एक मैसेज टाइप ये सेंड करते हैं एक दूसरे को, और उससे ये सारी चीजें सॉल्व होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे हम तो कोई टाइप ही नहीं करते। ये अपने आप होता रहता है, रेगुलरली होता रहता है। नियर एंड फार टर्मिनल, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। अब बात करते हैं सिस्मा सीए की। तो सिस्मा सीए जैसे वहां पर था, ये जो सीटीएस का जो सिस्टम है ना, वो उस सिस्मा सीए का ही पार्ट है। ठीक है, तो लिख लीजिए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन अवॉइडेंस। क्या होता है इसमें? इन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, in wireless local area network, we follow algorithm of carrier sense multiple access. We follow an algorithm carrier sense multiple access with collision avoidance, with collision avoidance, in which in which transmission performs between various terminals using carrier sense mechanism, using carrier sense mechanism, in which the terminal who initiates the transmission, in which terminal who initiates the transmission send a message frame, send a message frame known as RTS, full form request to send, in which a message frame RTS is sent to the channel, to the channel if channel is not busy, if channel is not busy, then a frame reply frame CTS is
सेंड, ठीक है, क्लियर टू सेंड, then connection establishes and transmission completed, then connection establishes and transmission starts, ठीक है। अब इसमें भी एक समस्या है, वो क्या करता है, टाइम स्लॉट के लिए वेट करता है। जैसे ही उसने आरटीएस भेजा तो टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है कि भाई एक टाइमर चलता है उसके साथ साथ, कि अगर 3 मिनट में, या सॉरी मैं 3 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, दो विद इन सेकेंड्स अगर उसका रिप्लाई आ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसको वेट करना पड़ेगा। जैसे वहां हो रहा था, कैरियर सेंस कर रहे थे, ये कॉलिजन अवॉइडेंस का तरीका है। अगर दोनों एक साथ सेंड कर देंगे तो कॉलिजन होगा, इसलिए यहां डिटेक्शन नहीं है, यहां अवॉइडेंस है, बचने का तरीका। उसके लिए क्लियर सिस्टम, जिसको हमने नाम दिया कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन अवॉइडेंस। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं अपन। दैट इज सिस्मा सीए हो गया। देन किस किस तरह से हम लोग नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना, वायरलेस लैन में। एक टर्म है मोबाइल नेटवर्क की जिसको हम बोलते हैं मैनेट। मैनेट, मैनेट क्या है? मैनेट है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, ये प्योरली टेम्पररी नेटवर्क होता है, जो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? हॉटस्पॉट देना बोलते ना आप लोग, वो हॉटस्पॉट देना क्या है, वो यही है। किसका देते हैं हॉटस्पॉट? मोबाइल से, ठीक है। सिंपली इसकी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो है ब्लूटूथ पर, ठीक है। और जो हमारा जो वायरलेस लैन स्टैंडर्ड है 802.11, ब्लूटूथ तो खैर अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। ये जो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क है, इसी एडहॉक नेटवर्क में एक डिफरेंट टाइप का नेटवर्क बनता है जिसको हम बोलते हैं पिकोनेट। पिकोनेट, इट इज ए स्मॉल, जैसे वायरलेस लैन में हमने अलग अलग स्टैंडर्ड, ओ सॉरी वायर्ड में हमने ईथरनेट पढ़ा, टोकन रिंग के बारे में जाना, उसी तरीके की चीजें यहां पर भी है। ये पिकोनेट क्या है वो लिख लीजिए। पिकोनेट इज ए टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क in which a primary device provides connections to the secondary devices। जो हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं उसी तरीके का कुछ है यहां पर, कि एक सर्वर होता है, वो क्लाइंट्स को क्या करता है, उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है ना। यहां पर क्या है, ये जो पिकोनेट है इसमें एक प्राइमरी डिवाइस है और ये सब सेकेंडरी डिवाइसेस है। ये इनको सबको वो देते हैं ना, क्या हॉटस्पॉट वो दे रहा है, समझ रहे? जितनी देर का काम है उतनी देर ये कनेक्ट रहेगा, जितनी देर आपने खत्म कर दिया, एडहॉक है,
परमानेंट नहीं है। परमानेंट अगर लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, दिख रहा है आपको, एक्सेस पॉइंट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, परमानेंट के लिए वायरलेस लैन को एक्सेस करने के लिए एक्सेस पॉइंट्स लगाए जाते हैं, जो बेसिकली एक तरीके के ट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, और उससे जितनी भी नोड्स हैं या जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं जो इसको यूज करना चाहती हैं, उसको यूज कर सकती हैं। दूसरे टाइप का जो नेटवर्क है इसी में, दैट इज स्कैटरनेट। स्कैटरनेट स्कैटरनेट वेरियस पिकोनेट्स का कॉम्बिनेशन है। क्या है, लिख लीजिए, स्कैटरनेट इज ए वाइडर टर्म in which we use a combination of various piconets piconets यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक पिकोनेट है ना, जहां पे एक सेंट्रल डिवाइस है, इसी में से हमने एक डिवाइस को के साथ अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है। ये जो डिवाइस है इसी पिकोनेट का पार्ट है और ये एक सेपरेट पिकोनेट बन गया। इसके लिए ये सेकेंडरी डिवाइस है, इनके लिए ये प्राइमरी डिवाइस है। समझ रहे, रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं, वो जो सिस्टम है वो क्या है, स्कैटरनेट है। यानी हमने एक नेटवर्क को स्कैटर कर दिया, फैला दिया। क्लियर, ये वायरलेस लैन के टाइप्स हैं। चले आगे, चले नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क्स। पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क्स, सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को हम किस और नाम से जान सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का होल्ड होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल सा आपका इंटरनेट जिसको आप बोलते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल, जिसमें वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल करते हैं। समझ रहे हैं बात को, ये वाइड एरिया नेटवर्क है वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी हो सकता है, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया नहीं होता है। वाइड एरिया नेटवर्क की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए, हाँ होता है, लैन में इंटरनेट इंक्लूड होता है। देखिए दो चीजें हैं, मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको। एक टर्म है ये वाली, है ना,
एक टर्म है ये वाली, दोनों में डिफरेंस पता है? एक में स्मॉल है, एक में कैपिटल है, बहुत अच्छे। बताओ। है एक और, चलो तीसरी टर्म और दे दिया आपने, है ना? भाई मेरे पढ़ाने से पहले आप लोगों ने कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की होगी, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कभी ना कभी देखा होगा, है ना? पर्सनली आप लोग यूज करते हैं, है ना? तो कुछ समझ में आता है कि क्या है ये कहानी? देखो सिंपल सी बात यह है कि हम लोग क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। हम लोग कंफ्यूज किस में हैं? हम अब टाइप ऑफ नेटवर्क्स में कंफ्यूज हैं। समझ रहे हो बात को? हम लोग कंफ्यूज हैं कि बेसिकली ये ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, और ये तीसरा वाला क्या, आगे कहानी। इन तीनों को अच्छे से समझ लो। ये वाला तो है इंटरनेटवर्किंग। क्या है? इंटरनेटवर्किंग। ये है आपका इंटरनेट, जिसको आप एक्सेस करते हो वेब पेजेस के थ्रू, www। ठीक है? ये है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग नेटवर्क हमने बना दिए, वो है इंट्रानेट। कि काम आप उससे बाहर का कुछ नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर आप ट्रांसमिशन कर रहे हो। लेकिन वो इंट्रानेट कब होगा? जैसे सपोज करो ये एक रूम है बैंकिंग सिस्टम में, आप बाहर की कोई एप्लीकेशन नहीं चला सकते उसमें। ठीक है? क्योंकि वो सिक्योर नेटवर्क है। इंट्रानेट का मतलब सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अपने आपस में एक एप्लीकेशन रन कर रहा है या अपनी आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज इंट्रानेट। सिंपल सी बात यह है, मेरे पास एक रूम में 60 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है? दूसरे रूम में 75 कंप्यूटर हैं। तीसरे रूम में 150 कंप्यूटर हैं। मैंने क्या किया कि जो 60 वाला रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, इनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया तो वो क्या बन गया? इंटरनेट हो गया। इंटरनेट वर्किंग कर दी। क्यों? मुझे उन सब डिवाइसेस के लिए इंटरनेट वर्किंग डिवाइस लगानी पड़ेगी। मैंने ये भी कर दिया कि जो मेरा रूम नंबर 1 था वहां पर एक सर्वर एस्टेब्लिश कर दिया, रूम नंबर 2 में भी एक सर्वर एस्टेब्लिश कर दिया, रूम नंबर 3 में भी एक सर्वर एस्टेब्लिश कर दिया। वहां के लिए वो इंटरनल नेटवर्क हो गया, यानी वो उस पर्टिकुलर रूम का इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट सॉरी। मैंने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, प्रॉपरली मैनेजमेंट के लिए वहां पर सर्वर एस्टेब्लिश कर दिए कि जो भी कनेक्शन होगा, जो भी ऑथराइजेशन होगा, वो इस सर्वर के थ्रू ही होगा। क्लियरली, दैट इज इंटरनेट। अब ये वाला जो है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? किसी एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर लोकल एरिया नेटवर्क से। जो तुमने बोला ना कि लैन में भी तो इंटरनेट होता है, लैन में जो इंटरनेट है वो हम किसी एक्सटर्नल को एक्सेस कर रहे हैं। हमारा आपस का ट्रांसमिशन नहीं है, हम किसी बाहर की फाइल को एक्सेस करते हैं, वो वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम बोलते हैं पॉपुलरली। क्लियरली समझ में आ गई कहानी? चलिए, तो वाइड एरिया नेटवर्क का जो एग्जांपल है वो क्या है? ये वाला। ठीक है? क्यों? क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट्स कहां पर रहती हैं? बोल सर मेरे लैपटॉप के, मैं जितनी वेबसाइट बनाता हूं मेरे लैपटॉप पर रहती है। लोकल होस्टिंग है वो। जब मैं उसको वेब सर्वर पर होस्ट कर देता हूं तो वर्ल्ड वाइड हो जाती है। और वर्ल्ड वाइड होने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है?
ये डोमेन नेम सिस्टम हमने अभी कल परसों में पढ़ा था क्या? कौन सी लेवल का है ये? कौन सी लेयर पे मिलता है? एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, ये इसका एक पर्टिकुलर सिस्टम है, आपने सुना होगा नाम कभी, सुना है नाम? FQDN। FQDN का मतलब होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ऑब्वियसली, तो ये उसका पार्ट है। FQDN क्या है? उस डेटाबेस का पार्ट है। अगर अवेलेबल होगा तो ही मिलेगा। FQDN में अगर अवेलेबल होगा तो मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, डोमेन होस्ट करके रख लेते हैं और फिर उसको हायर रेट पर बेचते हैं। जैसे हम लोग जमीनें खरीदते हैं कि प्राइम लोकेशन की जमीन है तो हमने खरीद ली, जब बेचनी है तब बेचेंगे। समझ रहे हैं? ऐसा किस डोमेन के साथ सबसे ज्यादा होता है? किस पर्टिकुलर डोमेन नेम के साथ ऐसा होता है जिसमें होल्ड करके रख लिया जाता है? अरे बोलो तो सही, इतने जने हो, एक एक भी बोलो। है? हाँ, उनके बच्चों के नाम पे रख लिया, नहीं। वो भी हो सकता है। एक मैं तो बड़े पूरे यूआरएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल डोमेन की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा इसको होल्ड करके रखा जाता है क्योंकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ही, अब नाम आप कुछ भी रख सकते हो, समझ रहे हो? डोमेन नेम जो है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान का जो बेटा है abram.com किसी ने रख दिया, तो ये तो यूआरएल पूरा हो गया, है ना? तो कहने का मतलब है जो मिलते जुलते नाम है उसको हम होल्ड करके रख लेते हैं। तो ये, ये जो डोमेन नेम सिस्टम है, आपको अच्छे से पता होगा कि हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम भी होता है ना? डॉट इन है, ऑस्ट्रेलिया है ना, कनाडा है ना, तो डॉट सी ए हो गया, है ना? इस तरीके के अलग अलग। तो ये जो डोमेन नेम सिस्टम है, उस डोमेन नेम सिस्टम से हम किसको एक्सेस करते हैं? वेब पेज को। वेब पेज कहां होगा? सर्वर पे। सर्वर का लोकेशन कैसे मिलेगा? डोमेन से। और देखो भाई, थोड़ा सा अपने जोर डालो भाई, क्योंकि ये सब कॉमन सेंस की चीजें हैं। लोकेट करता है, तो वो किसको फाइंड आउट करता है? सर्वर को लोकेशन कैसे मिलेगी उसे? ये तो केवल प्राइमरी बात हुई कि साहब मैंने ब्राउजर में लिख दिया www.amazon.com। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सपोज करो जावेद जहां रहता है, किसी ने कहा कि साहब जावेद रहता है कहां पर? सोडाला में। ठीक है, तो मैं क्या करूं, जावेद को ढूंढने के लिए सोडाला पहुंच जाऊं? है? कैसे ढूंढूंगा जावेद को? हाँ भाई, जावेद है क्या, जावेद है क्या, जावेद है क्या? नहीं। क्या करूंगा मैं? मोबाइल नंबर लूंगा, या तो मोबाइल नंबर लूंगा क्योंकि यूनिक होगा, हो सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता जावेद नाम के दो व्यक्ति है और उनके मोबाइल नंबर मेरे पास आ गए, मेरा वाला जावेद कौन सा है मुझे कैसा पता लगेगा? दोनों को कॉल करूंगा जब। ठीक है, यहां तक की बात। चलो, ये एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती आप लोगों को कि हमारे पास जो भी हम नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क में एक यूनिक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है हमारे पास, फिजिकल एड्रेस है। हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। एक्सप्लोरेशन थोड़ी करना है हमको, हमने सिंपल सी बात बताई। ये डोमेन नेम दिए क्यों जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं याद हो जाए।
इसलिए डोमेन नेम दे रहे हैं, बाकी वहां कोई जानता नहीं amazon.com कौन है, वहां तो वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन ही चलेगा। क्लियर? समझ में आ गई कहानी? कि हम जब भी इंटरनेट एक्सप्लोर करते हैं तो वी आर फाइंडिंग आउट सम आईपी एड्रेस, हम किसी आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और वो आईपी एड्रेस, क्योंकि हमारी वेबसाइट जिस सर्वर पर होगी उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। हमारी लोकेशन कैसे मिलेगी? क्योंकि हमने उस आईपी एड्रेस की इस पर्टिकुलर फाइल में हमारा अमेजन नाम दे रखा है, हम उस नाम से उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करते हैं। कई बार आप लोग देखते होंगे उसके आगे लिख दिया जाता है इंडेक्स, कई बार लिख दिया जाता है अबाउट अस। तो ये उस पर्टिकुलर सर्वर पे उस पर्टिकुलर वेब पेज पर जाना है। क्लियर? समझ में आई कहानी? बहुत है इतना आज के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।